मछली बनाकर नहीं दी, मैंने मछली पकड़ना सिखाया। तो आप कल को मछली पकड़ोगे और अपने को कंट्रीब्यूट करोगे, अपने परिवार को भी चला पाओगे। यही देश की समस्या है कि हम उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं कि वो विकसित देश कहा जाता है, क्योंकि वो उधार लेके इतना ज्यादा पैसा कमा लेता है कि उसे उधार चुकाने में मुश्किल नहीं होती, और आप उधार लेके इतना पैसा कमा देते हो कि आपको मुश्किल होती है। हमको पेंशन मिलनी चाहिए, हमको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे देश का खुश हो पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के खास प्रोग्राम ये हम कहां जा रहे हैं बात दिल की। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में है अर्थशास्त्री डॉक्टर आशुतोष प्रिय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जीडीपी क्या होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को जीडीपी के बारे में सही से नहीं जानकारी है, अलग अलग हिसाब से लगाया जाता है अनुमान, और ये कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, जीडीपी जो आपने शब्द लिया बहुत प्रचलित है और मेरे अंदाज से सभी लोग ज्यादातर जानते हैं। और जब हम बजट आता है या कभी भी कुछ आता है तो कहते हैं कि साहब देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, क्योंकि जीडीपी घट रही है और हम लोग जो है पीछे जा रहे हैं। और जीडीपी को हम बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहें तो जैसे आपके घर में आपकी इनकम है। अब क्या होता है कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य में केवल एक आदमी कमा रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी इनकम कम होगी। तो आप कहेंगे साहब हम कमजोर हैं। और अगर चारों लोग कमा रहे हैं तो हम लोग सशक्त हैं, और चारों लोग अच्छा कमा रहे हैं तो और भी ज्यादा सशक्त हैं। इसी तरीके से जो जीडीपी होती है वो एक किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी देश की सकल आय होती है, सकल उत्पाद होता है। अब सकल उत्पाद को कैसे लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कंजम्पशन, उपभोग। उपभोग की बात इसलिए करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम समृद्ध हैं तो हम अच्छा खाएंगे, और अगर हम समृद्ध नहीं है तो हम अच्छा नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी देश की समृद्धि का जो अंदाजा है उसके कंजम्पशन से लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कंजम्पशन होता है। उपभोग क्या हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट जोड़ दीजिए। निवेश कितना हो रहा है, निवेश के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, और निवेश कितना हो रहा है। अगर आपके पास वास्तव में कैपिटल है और आप बहुत अच्छे से निवेश कर रहे हैं, अगर आपकी जो अब देश की बात करते हैं तो वहां की जो फर्म है, कंपनीज हैं, वो अगर अच्छा निवेश कर रही हैं तो निवेश को जोड़ लेते हैं। तो पहला आपने जो है उपभोग जोड़ा, फिर निवेश जोड़ा। तीसरा एक जो उसमें कंपोनेंट है वो आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार वहां की क्या खर्चा कर रही है। इसीलिए कई बार जब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहां की सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करती है। इसका मतलब यह है कि वो समृद्ध सरकार है। तीसरी चीज, और जो चौथी चीज है, 3 ये चीज हो गई। उसके बाद एक आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। यहां पर हम जब फॉर्मूला लेते हैं तो हम करते हैं C+I+G प्लस ब्रैकेट में लिखा x माइनस एम। एक्स मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है, उसका जो डिफरेंस होता है वो जोड़कर हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब ये टेक्निकल बात हो गई, लेकिन ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा सभी तरीके से जितने भी लोग हैं सबका जो एक सकल घरेलू उत्पाद जोड़ा जाए तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। कि सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारे देश ने, हमारी अर्थव्यवस्था ने वास्तव में कितना पैदा किया, इसको हम जीडीपी कहते हैं। अब आप का जो प्रश्न था कि भाई जीडीपी घट रही है, बढ़ रही है, या क्या हो रहा है, तो निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ती रहती है, घटती रहती है। हर वर्ष हम लोग इसका अंदाजा लगाते हैं। और जीडीपी एक कंपैरेटिव जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं एक विकसित देश है, विकासशील देश है, और इन दोनों में या इन सब में देखा जाए तो विकसित देशों की जो जीडीपी है बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरी एक और बात आती है कि जीडीपी बढ़ रही है। अभी जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि भारत में कहा जाता है कि साहब हम विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो देखिए, अब ये जो है, ये सब आंकड़े जो हैं वो परिस्थिति और एनवायरनमेंट के हिसाब से ही मतलब निश्चित के होते हैं। क्योंकि एक जीडीपी के बाद एक जो टर्म आती है वो आती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय।
और प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रति व्यक्ति आय। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आपने 1,000 रुपए कमाए और आपकी जनसंख्या है 10, तो प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए हुई। आपने 1,000 रुपए कमाए, जनसंख्या है 50, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए हुई। यानी कि अगर आप ये कंपेयर करोगे कि जीडीपी किसकी ज्यादा है, तो जीडीपी हो सकता है 2 लोगों के बराबर है, 1,000। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में वृद्धि और विकास किसका हो रहा है? वृद्धि और विकास या इनकम के तौर पर लिया जाए तब यह कहा जाएगा कि नहीं भाई, ये देश जो है वो ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि यहां के लोगों को 100 रुपए एक व्यक्ति पर आते हैं और ये जो दूसरा देश है इस पर केवल 20 रुपए आ रहे हैं। तो हम जो ये जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी बढ़ती है। मैं कई बार कहता हूं कि देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स होती है या जो ये डाटा होता है, ये डाटा हमेशा सही पिक्चर प्रस्तुत नहीं करता, कई बार गुमराह भी करता है। हाँ, गुमराह करता है। जैसे हमने कहा हम जीडीपी क्यों बता रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम पे बात करेंगे तो कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो 1 ही रुपया मिलता है, हमको पड़ोसी को 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन हम जीडीपी कहेंगे तो भाई तनख्वाह उसको भी उतनी मिलती है, तनख्वाह उसको भी उतनी मिलती है। तो इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि एक ही फर्म में या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं, हमारी आय समान होती है, लेकिन हमारी जो समाज में स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे फॉर मेरे अगर 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों की नौकरी 1-1 लाख रुपए की लग गई, मैं कमा रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरी जीडीपी भी ज्यादा है और मेरी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 परिवारों में किसी के यहाँ सदस्य ज्यादा है, किसी के यहाँ सदस्य कम है, तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारी अलग अलग हो जाती है। और उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मैं खरीद नहीं पाता। और परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है जब हम ये जीडीपी की बात करते हैं। आपने जो कहा कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, इसलिए सरकार को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कंजम्पशन बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम करने का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं तो देखा होगा लोन जो है, कभी भी हम लोग बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो क्या होता है कि बिजनेस साइकिल में कभी इकोनॉमी ऊपर चली जाती है, कभी इकोनॉमी नीचे चली जाती है। और जो सरकारें होती हैं वो सरकारें अपने जो है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन सबको रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। तो वहां पर यह कहा जाता है कि अगर एक देश है उसके लोगों में परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से वो देश आगे जाके समृद्धशाली देश बन जाएगा। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसीलिए फिर सारी समस्याएं जो आप लोग डिस्कस करते हो कि साहब हमारा बेरोजगारी है, लोगों को महंगाई हो रही है, किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहा है, तो ये सब चीजें इसी से रिलेटेड हैं कि किस तरीके से आप अपने लोगों की आय बढ़ाते हो। और जीडीपी का महत्व तो इसीलिए बढ़ता है। नो डाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है जब हम किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। चलिए, अभी आपने बात करी प्रति व्यक्ति आय की, तो मैं प्रति व्यक्ति आय पे ही पहुंचता हूँ। नॉर्मली अब जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो चीजें सरकार आंकड़े देती है वो कुछ अलग होते हैं और वास्तविकता में काफी अलग होती है। मैं इसे एक छोटा सा एक वैसे करके कहूँ कि अगर मैं फिल्टर लगा दूं, टॉप 1000 अगर मैं व्यवसायियों को हटा देता हूँ, वो 1000 व्यवसायियों, केवल मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 1000 ही मैं केवल टॉप के व्यवसायियों को हटा दूं, तो अपनी जो प्रति व्यक्ति आय पे आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आंकड़े हमेशा सही पिक्चर प्रदर्शित नहीं करते। ये लाइन मैंने पहले कह दी जी, इसी वजह से आंकड़ों पे अगर आप जाएं तो इसीलिए कई बार क्या है ना, जैसे कई बार आप देखें हमारे समाज में देखते होंगे, बड़ा धनी व्यक्ति है लेकिन वो प्रसन्न नहीं है, बड़ा कम पैसे वाला व्यक्ति है लेकिन बड़ा प्रसन्न है। तो ये जो बात करते हैं, ये क्वालिटेटिव बात जो हम करते हैं तो विकास की बात करते हैं हम लोग। 2 टर्म्स को हमें कहते हैं विकास और वृद्धि। हम लोग ज्यादातर क्या होते हैं, वृद्धि के आंकड़े देखते हैं, हम विकास के आंकड़े नहीं देखते। और भारत जैसे देश में आज विकसित देशों की बात करें, जो विकसित देश में सबसे पहले आप अमेरिका को लेते हैं, तो हम विकसित देशों की बात करें तो वो एक इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि बेसिक फैसिलिटीज वहां लोगों के पास हैं, हमारे यहां नहीं है अभी। तो आप विकासशील और विकसित देशों को, और भारत जैसा देश जिसको कहते हैं 140-150 करोड़ लोग हैं, वहां पर 45 करोड़ लोग हैं। और 45 करोड़ रुपए पर अवेलेबल जमीन कितनी है और 45 करोड़ लोगों के लिए अवेलेबल इनकम कितनी है? तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये एक मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो वित्त सचिव थे, उन्होंने बहुत सालों पहले एक स्टडी की थी
कि दैट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से वो क्वेश्चन मैंने किया कि जो रिच है, जो धनाढ्य लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके बीच की खाई बढ़ रही है। लेकिन अब अगर आप वैसे देखें तो हम एक उदाहरण देंगे कि साहब पहले लोगों के यहाँ रेडियो नहीं होता था, अब सबके यहाँ टेलीविजन है, तो विकास तो वृद्धि तो हुई, लेकिन क्या वो वृद्धि इस प्रकार की हुई कि हम सभी को समान रूप से वो सुविधाएं जो कि कम से कम एक अच्छी लिविंग के लिए वो दे पाए? तो ये जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि पर कैपिटा इनकम भी एक ऐसा आंकड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था जीडीपी से और ज्यादा सटीक बनता है, लेकिन पूर्णतया ये कह दिया जाए कि पर कैपिटा इनकम, क्योंकि ये बात सही है कि भारत में एक जो हम एक पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड में आपने देखा होगा कि नीचे का हिस्सा बड़ा होता है और ऊपर का हिस्सा छोटा और एक मिडल। तो इसको भारत में पिरामिड की बात करो तो जो सबसे टॉप का पिरामिड है उसमें सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं और करीब 60 से 70% इनकम वहीं पर है। मिडिल बीच में आता है और नीचे वाले जो हैं वो एक सीके प्रहलाद हमारे इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने ये बॉटम ऑफ पिरामिड की बात की। उन्होंने कहा देश में जो पॉलिसीज बने वो बॉटम ऑफ पिरामिड को देख के बने, लेकिन उसके भी कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं। जब दौड़ रहे हैं आप हमसे प्रश्न क्या करेंगे? आपने प्रश्न शुरू किया जीडीपी से, तो आप सबसे पहले टैग पे आ गए। मैं आया, मैंने एक शर्ट पहनी थी, लुई फिलिपी की पहनी, तो आपने पूछा अच्छा सर ये शर्ट बड़ी बढ़िया लग रही है, लुई फिलिपी की है ना, और एक हमने नॉर्मल मार्केट से खरीद ली। तो ये जो एक कंपैरिजन हो रहा है इस समय, भाई उसके अपने फायदे और नुकसान हैं। जब हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं और हम स्थापित करना चाहते हैं कि हाँ हमारा देश, हमारा भारत विकसित हो, हमारा भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु बन जाए, तो इस तरीके की जब बातें करते हैं तो निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। और जब कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो आंकड़ों पे जाना पड़ेगा और इसलिए हम आंकड़ों से लड़ रहे हैं। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो भूटान को अगर देखा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, वो लोग खुश हैं, लेकिन उन्होंने जीडीपी की बात नहीं की। आप चाहते क्या हो, आप अपने को स्थापित कहां करना चाहते हो, उन सब चीजों से ये चीजें शुरू होती हैं। इस समय अगर मैं कहूँ विपक्ष जो है सबसे ज्यादा शोर उठा रहा है, जीडीपी भी गिरती जा रही है भारत की, उस चीज को लेके क्या देश के विकास के लिए, क्या किसी भी देश के समृद्ध बनने में जीडीपी ही एकमात्र है जो भूमिका निभाता है? नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर आप विकासशील देशों की बात करें और विकसित देशों की बात करें तो हर एक की परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई देश ऐसा है कि जिसकी जनसंख्या केवल 25 करोड़ है, आप अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को ले लीजिए, वो यूपी के बराबर जनसंख्या नहीं है, उनका क्षेत्रफल अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है। आज हम बात करते हैं, जब अमेरिका की बात करते हैं या विकसित देशों में हम इंग्लैंड की बात करते हैं, या अब आज की डेट में तो देखिए अमेरिका ने अपना इस तरीके का आधिपत्य स्थापित किया कि उन्होंने हर चीज में एक अपना कहने का मतलब है अपने को प्रूव करने की कोशिश की। शेरशाह सूरी के टाइम से अकबर का टाइम आया, मुगल काल आया, फिर यूरोपियन लोग आए और यूरोपियन लोगों ने ज़्यादातर विश्व के हिस्सों पे अपना जो राज था वो स्थापित किया। धीरे धीरे उनका आधिपत्य बढ़ता गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो कमजोर पड़ गए। जब यूरोपियन कंट्रीज कमजोर पड़े तब अमेरिका ने उस मौके का फायदा उठाया और उसने अपने को जो है वो स्ट्रांगली स्थापित करके हर चीज का फायदा, मतलब आप देखिए ना, कहने का मतलब है आज की डेट में अगर आप देखें तो 68%, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन बहुत बड़ा बजट जो है उसका रक्षा बजट है। रक्षा बजट अब आप कहेंगे तो वो दूसरों से कहता है रक्षा बजट मत बढ़ाइए, लेकिन खुद का रक्षा बजट उसका सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने उस टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को तब से आज हमारे देश में आप देखिए, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि साहब स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया किया जा रहा है, ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले अमेरिका ने करना शुरू करा। उसने अपने देश में इनोवेटिव स्किल्स को बढ़ाना शुरू किया, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जब तक नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ ही आप विकास और विकसित देश बन सकते हो। और ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं कहते नहीं है कि ये बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट का मतलब क्या है?
उसने अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा रखी है। ये जो सारी चीजें लेते हैं, इससे मैं नहीं मानता कि जीडीपी ही एक ऐसा कारण है कि जिससे कि आप ये कह सको कि देश बढ़ रहा है। ये विपक्ष, एक बात और बताऊं आपको, जब पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो इकोनॉमिक्स कभी पॉलिटिक्स के बिना नहीं चलती है ना। और इकोनॉमिक्स होगी तो पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स घर से शुरू हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे का विरोध करने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं तो केवल अर्थशास्त्री के तौर पर बात करूंगा। मैं उसके तौर पे बात नहीं करूंगा कि कौन सी सरकार क्या कह रही है या विपक्ष क्या कह रहा है। मैं आपको मानता हूं कि जीडीपी ही केवल एक अच्छा यू कैन से टूल नहीं है जिससे कि आप ये नाप सके कि हाँ, हमारा देश सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ भारत के संदर्भ में। भारत की इसमें जीडीपी के हिसाब से कहूँ तो स्थिति क्या है इस समय भारत में? जीडीपी के हिसाब से भारत की स्थिति सही है, वहां की कोई स्थिति खराब नहीं है। क्योंकि विपक्ष आए दिन जब वो हल्ला बोलता है। मैंने क्या कहा कि जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो आम जनता परसेप्शन पे जाती है। आम जनता परसेप्शन पे जाती है। शेयर मार्केट अचानक गिर गया, ठीक है, अचानक कोई शेयर बहुत बढ़ जाता है। अरे भाई, कंपनी ने फायदा नहीं किया, शेयर प्राइस बहुत बढ़ गए, ऐसा क्या हो गया? परसेप्शन। और पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन बनाने का खेल है। तो पॉलिटिक्स में जब परसेप्शंस बनते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए, हमको परसेप्शन नहीं बनाना है, हमको रियलिटी पे बात करनी है। और हम जब रियलिटी पे बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये सब बेकार की बातें हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को लेकर हम बात करें, ना कि केवल परसेप्शन को लेकर। तो मैं उन्हीं कारणों पे आ जाता हूं। हाँ जी, क्या कारण है जो इन्हें प्रभावित कर रहे हैं? किन्हें प्रभावित कर रहे हैं? जीडीपी को, जो भारत की जो हमारी स्थिति है, हमारी गिर रही है। नहीं, जीडीपी गिर रही है कारणों में अगर मैं बात, जीडीपी इस तरीके से नहीं। जीडीपी गिरने के कारण है, मैं आपको बताता हूं, उसके बाद कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो होता है पूरी आप विश्व के, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि अभी मुद्दा चल रहा है कि हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है जीडीपी गिरने का। अब आप कहेंगे साहब ये कैसा हो सकता है? भाई, रुपया और उससे क्या मतलब? देखिए, अभी भारत में करीब 80% क्रूड ऑयल का आयात होता है। और मैंने अभी आपको जो शुरू में बताया कि X-M वाला आयात और निर्यात, जो देश निर्यात ज्यादा करता है वो देश सशक्त माना जाता है। हमारे यहां 80% करीब जो है वो आयात हो रहा है क्रूड ऑयल। अब अभी क्या समस्या आई, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चालू हुआ, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय नाटो देश एक तरफ हो गए, अमेरिका एक तरफ हो गया और रूस एक तरफ हो गया। कुछ देश तटस्थ बने रहे। भारत जैसा तो तटस्थ देश था, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं था। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो वहां से रूस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो जो वहां से चीजें आ रही थी वो कहीं भी जाना बंद हो गई। अब जब कहीं जाना बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था वो बढ़ गया। क्रूड ऑयल महंगा हुआ। ये आशंका थी और ये बात की जा रही थी कि क्रूड ऑयल सस्ता होगा, लेकिन क्रूड ऑयल करीब $94 प्रति बैरल के हिसाब से शायद आज का रेट करीब हो गया है। तो जब यहां तक आ गया, वो $34 प्रति बैरल से धीरे धीरे बढ़ता चला आया। और डॉलर ने क्या किया, क्योंकि सब चीज डॉलर से होती थी, तो डॉलर ने जब इस तरीके के प्रतिबंध लगाए तो लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा। जो रूस सस्ता देता था, अब चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी, तो डॉलर में लोगों को पेमेंट करना पड़ा। जब डॉलर में लोगों को पेमेंट करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डॉलर की मांग बढ़ी। और ये बहुत सिंपल, सभी लोग जानते हैं कि जिस चीज की मांग बढ़ती है वो मजबूत होता है। यानी डॉलर की मांग बढ़ी और डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया। उसका असर कहां पड़ा? उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो उनके लिए चीजें महंगी होना शुरू हो गई। एक कारण बता रहा हूं, ये पहला कारण है, ये एक कारण है। दूसरा कारण आप देखिए, जो बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहां हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारी जनसंख्या जो है वो ज्यादा होने से और यंग लोग ज्यादा हैं, तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो यंग लोग हैं वो स्किल्ड नहीं। आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है जो वो ये कहती हैं कि हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं होते। मैं इंटरव्यू करने बैठूं
और मैं कहूँ साहब एक टाइपिस्ट का इंटरव्यू करना है तो आपको 100 लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन स्पीड वाले हमको 2 ही मिलेंगे, स्पीड वाला 1 ही मिलेगा। तो जो स्किलिंग है वो स्किलिंग अभी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की स्किलिंग होनी चाहिए, और इसीलिए हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहां जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको भागीदारी नहीं होती है आपके यहां। आपके शेयर मार्केट में पैसा लगाया और उसके बाद जब मन हुआ उसने पीछे खींच लिया। लेकिन बहुत सारी कंपनीज आई हैं, नो डाउट, अभी टेस्ला भी आने की बात हुई, एप्पल ने भी यहां पे वो लगाया, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो केवल असेंबलिंग की यूनिट लगा रहे हैं, असेंबलिंग हो रही है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था हमारा वो कमजोर हुआ, इसलिए जीडीपी नीचे गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने देखे बीच में पकड़ में आई थी, जो आपने कहा गरीबों की बात और बड़ी अभी एक डेटा आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो बड़ी कार वाली कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट बहुत हुआ है, और जो मीडियम और जो नीचे स्तर की कार वाली कंपनीज है उनको लॉस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने आपको कहा परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं हमारी डाउन जा रही है, और अभी बड़ा दबाव है सरकार ने। एक और डाटा बताता हूं आपको। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह कहा गया कि जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी बहुत गुना बढ़ी है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक किसी कंपनी का बताया कि जिसका आज से 10 साल पहले शायद पैकेज सीईओ का 18 लाख था, वो 18 करोड़ पहुंच गया। और एम्प्लॉय जो था, अब आप इसे एक लगा सकते हैं कितना परसेंट वृद्धि हुई, और जो एम्प्लॉय था उसकी वृद्धि बहुत कम हुई। यानी कि देखिए कंपनी में भी एक गैप क्रिएट हो गया। और इसका मतलब एक बात नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि भाई आपने एक तरफ तो आपने हाथ मजबूत कर दिए, उनकी परचेजिंग पावर बहुत बढ़ा दी, लेकिन असली कंज्यूमर कौन है? असली कंज्यूमर तो वही पिरामिड का नीचे वाला हिस्सा है। उसकी कमजोरी होना भी हमारे जीडीपी में कमी होने का बहुत बड़ा कारण है। मैं ये मानता हूं कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं और उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये जो, और आप देखिए बजट्स जो आए हैं, पिछले सालों की बजट को देखो तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए ताकि मांग बढ़े, और मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपकी जीडीपी बढ़ती चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि एक्यूमुलेशन करने से नहीं होता खाली। हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि एक्यूमुलेट करती रहेंगी अगर ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज, तो वो आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं आएगा, और वो मांग की जो पूर्ति है और उसके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं एक इसी चीज को लेता हूं कि आम नागरिक का अगर मैं कहूं जीडीपी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है एक आम आदमी पे? क्योंकि कई लोग आम आदमी कहता है मेरे ऊपर क्या पड़ता है। आम आदमी को जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ना है। जीडीपी से कोई प्रभाव नहीं है। मैं बताऊं आपको, उसको प्रभाव उसकी इनकम से है, उनके पैसे से है, उसको कितना, मतलब उसको उसके जेब में कितना पैसा आया उससे प्रभाव पड़ता है। आप इसीलिए देखिए आम आदमी को मतलब एक ही रहता है, जब बजट आता है तो वो कहता है कि साहब टैक्स कितना लगा और छूट कितनी मिली, इसके अलावा उसका कोई प्रभाव ऐसा नहीं होता। ये जो आंकड़े हैं, ये जो टर्म्स हैं, वो वास्तव में पॉलिसी लेवल पर हैं, जहां पर हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है। हम सबका एक सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, मैं कई बार कहता हूं ना कि हर कोर्स में, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना इजराइल है, इजराइल में हर व्यक्ति को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देश के हर नागरिक को अर्थ के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में एक बेसिक कोर्स जरूर पता होना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा यह होता है कि वो भी सही से सोच पाता है। आज अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहस होती है, सामने लोग बोलते हैं और उसको लोग इवेल्युएट करते हैं, और बड़े कई स्टेजेस में चुनाव होता है। यहां पर क्या है कि आपको पता नहीं है, आपको कुछ भी चीज नहीं पता है, उसको तो ये पता है ना। आपने देखा होगा कई बार आप लोग पढ़ते होंगे, कितना सही है गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि साहब उन्होंने 500 रुपए बांट दिए, उन्होंने 1,000 रुपए बांट दिए, उस पर ही आदमी ने वोट दे दिया। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि अर्थशास्त्र का ज्ञान जरूरी है, ताकि वो अपने फायदे की क्या चीज है, अपनी भलाई की क्या चीज है, अपनी खुशी के लिए क्या चीज जरूरी है, वो उसको पता कर सके।
जब आपने सरकार की जब बात करी, हाँ, तो मैं सरकार का कह रहा हूँ, क्या सरकार कुछ ऐसी नीतियां लाके अपनी जीडीपी को मजबूत कर सकती है? बिल्कुल सरकार ही करेगी, सरकार ही करेगी, सरकार ही करेगी। लेकिन आप देखिए, आप लोग खुद ही छापते हैं कि साहब जो है इतने लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, ये विडंबना है। अब आप सोचिए कि मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो रहा। आप अपने परिवार में देखिए कि अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा, उसकी उम्र ज्यादा हो जाए और वो कोई काम ना करे तो घर वाले भी कहते हैं तू यार ऐसे ही पड़ा रहता है, तो कुछ नहीं करता, तो तेरा हक भी नहीं बनता। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर एक ऐसी भावना आने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे उसको क्या होता है कि वो कमाना भी नहीं चाहता है, पूरी जिंदगी ऐसे धीरे धीरे काट देता। यही स्थिति हो रही है कि आपने उनको फीड किया तो उनका जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। उनका कंट्रीब्यूशन, आप सभी लोग थोड़ा 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 अगर इकट्ठा करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, लेकिन जब आप कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कमजोरी आएगी, और ये बहुत बड़ा कारण है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसको दोबारा आप बताइए, क्या कहा आपने? मैंने कहा क्या सरकार कुछ ऐसी हाँ, सरकार के कदम, अब सरकार के कदम है। सरकार को मीडियम एंड स्केल एंटरप्राइजेस पे काम करना पड़ेगा, जो बजट में कर रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, नो डाउट अच्छी है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। डिजिटल इकोनॉमी पे काम करके लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम जो है वो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो बेनिफिशरीज हैं उनको पैसा मिल रहा है। किसानों के लिए कई योजनाएं करी हैं। और एक बात बताऊं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि 140 करोड़ की जनसंख्या तो है, लेकिन वो जनसंख्या की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो इसलिए इनकी जो सेक्टोरल और कह सकते हैं रीजनल काइंड ऑफ से रिसर्च करके तब आपको कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिस पर कि आपको काम करना पड़ेगा। सरकार ने काम किया। इस बार बजट में भी आपने देखा होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या? हाथ मजबूत किए, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, मांग और डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। उन्होंने लोगों की जेब में पैसा डाला, भाई खरीदो। खरीद नहीं रहे हैं। आप मॉल का कल्चर देखिए, मॉल में जाके मॉल बंद हो जा रहे हैं। आप कितने मैं अभी अपने शहर में देखो, आप कई जगह देखोगे कि मॉल बंद हो गया या वो नहीं चला, यानी कि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो मेरे आपके पास पैसा नहीं होगा तो कितना भी बढ़िया मॉल हो, मैं करूंगा क्या? सो दैट इज द कॉज, और फॉर दैट द गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप्स। नो डाउट ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फॉरेन प्रेशर्स भी होते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही भारत सरकार ने अपने यहां इंटरेस्ट रेट्स को, कितना कह सकते हैं डिलेमा है, आप अपने इंटरेस्ट रेट डाउन करिए। जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे तो लोग आपके यहां के, थोड़ा पैसा आएगा उनकी जेब में, लेकिन जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएंगे। आप अपना पैसा लगाना चाहते हो ना, तो मैं पैसा कहां लगाऊंगा? पैसा वहीं लगाऊंगा जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। तो अमेरिका 1% इंटरेस्ट बढ़ा देगा, लोग यहां से उठ के वहां चले जाएंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट की बात करी जो मैंने आपको जीडीपी में, ये इन्वेस्टमेंट ये एक बड़ा काइंड ऑफ बैलेंस है जिसके लिए सरकार को बड़ा इंटेलिजेंटली, अभी मालूम है आपको आरबीआई के गवर्नर हटाए गए जी। आप लोग रुपए की बात करते हैं कि साहब रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। अब रुपये को कमजोर ना हो उसके लिए भारत सरकार ने, या आरबीआई को कहूंगा, भारत सरकार नहीं कहूंगा, आरबीआई ने इतना डॉलर बेचा। अब आप सोचिए, डॉलर बेचा कि हमारा रुपया जो है कहीं स्थिर हो सके। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि जो 80 का स्तर था वो 82 पे मान लीजिए, क्योंकि जो है वो अब 80 के स्तर को आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी, वरना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कर जाएंगे। एक बड़ी ऐसी चीज है ना। आप अब देखिए कि भारत की अगर आप परिस्थिति की बात करो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस तरीके से सरकार जो है वो कर सकती है। सरकार को वास्तव में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा, और लोगों को और भी ज़्यादा स्किल बनाना पड़ेगा, मांग बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी। अमेरिका क्यों विकसित था? क्योंकि अमेरिका ने शुरू से फ्री ट्रेड इकोनॉमी बनाया, वहाँ पर इनोवेटिव चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पर कैपिटलिस्टिक सिस्टम को अपनाया गया। यहाँ भारत में क्या होता है कि वही वाली बात है कि साहब जो है हमको फ्री मिल जाए। क्यों मिल जाए?
भाई फ्री क्यों मिल जाए? जब तक आपका कंट्रीब्यूशन ना हो तब तक आपको कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स जब बीच में आती है तो कहते हैं कि साहब जो है वो हमको, तो हम गरीब हैं, हमको पेंशन मिलनी चाहिए, हमको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। मैं हमेशा मानता हूं अगर आपने ये बेरोजगारी भत्ता और ये जो सारी चीजें करी ज्यादा, तो निश्चित रूप से आपका जो बहुत बड़ा अमाउंट है, आज जब हम लोग उधार लेते हैं दूसरे देशों से, तो उधार का यूज क्या कर रहे हो? अमेरिका उधार लेता है, जो आपने कहा कि भाई अमेरिका के पास बहुत ज्यादा उधार है और उसके पास जो है वो तब भी वो विकसित देश कहा जाता है, क्योंकि वो उधार लेके इतना ज्यादा पैसा कमा लेता है कि उसे उधार चुकाने में मुश्किल नहीं होती, और आप उधार लेके इतना पैसा गंवा देते हो कि आपको मुश्किल होती है। ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। बड़ी इकोनॉमी और छोटी इकोनॉमी में ये डिफरेंस है। और ये कह सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपमेंट जो है वो कई कारणों पर निर्भर करता है। उनमें से एक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आपकी कहीं ना कहीं डाउन है। चलिए, अभी आपने जो बात करी डॉलर की कीमत बढ़ गई है, डॉलर को करने में दिक्कत आई। चलिए, एक चीज ये जानना चाह, क्या डॉलर की जो वैल्यू बढ़ रही है, पैसा रुपए की कीमत गिर रही है, क्या इससे हमेशा नुकसान ही होते हैं या कभी फायदा भी इसमें कुछ होता है? देखिए, हर एक जो चीज है उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। डॉलर जब उसकी कीमत बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमको इंपोर्ट्स अगर हम करते हैं, हम आयात अगर ज्यादा कर रहे होते हैं तो हमको नुकसान होता है। खास बात ये देखिए, मैं एक इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैं अभी ये कह रहा हूं कि अगर हम एक इकोनॉमी है और डॉलर में व्यापार हो रहा है, तो डॉलर की कीमत, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है सपोज, तो हमारा जो पेमेंट होगा वो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि 1 रुपया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कोई बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा था और उस समय डॉलर की कीमत 70 रुपए थी, तो यानी कि अगर वहां की फीस $10 है तो आप 700 रुपए दोगे। ठीक है, इस बीच में डॉलर 82 का हो गया, अब आप 8,200 रुपए दोगे, 820 रुपए दोगे। यानी कि क्या हुआ कि अब आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। ये नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जब ये करना पड़ता है तो मेरी परचेजिंग पावर कम होती है। देखिए, मैं खरीद कम पा रहा हूं। यानी मैं अपने बच्चे को भेजना चाह रहा था और मेरे पास 700 रुपए का बजट था, लेकिन अब मेरे पास 800 रुपए का बजट है, इसलिए मैं अपने बच्चे को वहां भेज नहीं पाया पढ़ने के लिए। एक नुकसान हुआ। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, सपोज मेरे यहां इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि अमेरिका के लोग पढ़ने आते हैं, अब स्थिति उल्टी हो जाएगी। वो डॉलर में मुझे पे करेंगे, वो डॉलर में मुझे पे करेंगे। यानी एक्सपोर्ट को फायदा होता है। लेकिन अब एक और बताओ आप, अब मैं भारत के संदर्भ में आ जाता हूं। भारत के संदर्भ में अगर हम इंपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट्स बहुत हैं, और आज जो हम ब्रिक्स कंट्रीज की भी बात करते हैं, तो चाइना जो बहुत स्ट्रांग हमारा कंटेंडर भी कह सकते हैं, और स्ट्रांगली वो अमेरिका की तरफ भी देख रहा है, सब तरफ देख रहा है। तो चाइना का अगर, और चाइना और भारत की बात करें तो चाइना से हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको आप सोच नहीं सकते। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स मैं अभी नहीं यहां पर दे पाऊंगा, लेकिन इतना इंपोर्ट कर रहे हो, तो यानी कि बहुत बड़ा चंक जो डॉलर का है वो आप चाइना को दे रहे हो। और जब चाइना को दे रहे हो, यानी कि इंपोर्ट आपके ज्यादा है, इसलिए भारत को नुकसान है डॉलर की मदद। अदरवाइज एक्सपोर्ट अगर कर रहे होते आप तो आज बहुत खुश होते आप। डॉलर मजबूत हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है यार, होने दो, मेरे पास पैसा आ रहा है ना, मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। ये जो है, जैसे पहले देखा जाए तो गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट, और आज भी है, गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट और प्रीशियस रिजर्व्स में आता है। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्ड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डॉलर है। चलिए, अभी गोल्ड की अभी आपने जब जिक्र किया, पहले की अगर मैं बात करूं, जो पहले जितना भी एक्सपोर्ट वगैरह जो होता था वो होता था गोल्ड के पे। बाद में किस तरीके से ये डॉलर आ गया बीच में, ये थोड़ा सा और बताने की जरूरत है। ये जो गोल्ड का था, ये अगर हम भारत की बात करें तो शेरशाह सूरी के समय में एक सिक्का चलना शुरू हुआ और कहा जाता था कि हमारी करेंसी है ये। उसमें मुगलों की साइन भी बना हुआ करता था, और पूरे एशियन और अफ्रीकन, और ये आपका जो, अगर आप अफगानिस्तान और इस तरीके के जो एरियाज को लिया जाए, वहां पर ये सारी करेंसी को एक्सेप्ट करने लगे। चांदी और सोने के सिक्के हो रहे थे शुरू में।
धीरे धीरे जब ये होने लगा तो जब यूरोपियन आए तो उन्होंने शुरू में तो उसको वो किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी करेंसी लागू करना शुरू की। और उस समय एक करेंसी को लेने के लिए गोल्ड के बदले में गोल्ड दिया जाना होता था। अब आप सोचिए, तब यह होता था कि डॉलर अगर आपको चाहिए तो आप उतना गोल्ड लेके जाइए उसकी करेंसी के बराबर और आप करेंसी ले आइए डॉलर। ये काफी दिन तक रहा, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो मैंने आपको बताया 1945 की बात है, 40s में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और 45 में जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई तो यह बात हुई कि गोल्ड के रिजर्व्स उतने नहीं हैं लोगों पर। तो अमेरिका ने अपना आधिपत्य जमाते हुए और एक लॉबी बनाकर यह कहा कि हमारा गोल्ड के बाद आप इसको मान लीजिए कि जस्ट लाइक ए गोल्ड। और तब से डॉलर का कहानी शुरू हुई। उस समय का जो रेट था आप समझ लीजिए, यूरो था, 1 यूरो शायद 13 कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना 80 रुपए के बराबर है, 1 डॉलर 4 रुपए के बराबर था। उस समय की बात शुरू की जब 3 से स्टार्ट हुआ और 4 साढ़े 4 रुपए पे था, और आज हम 80 पर आ गए हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात होती है कि देखिए, आप अब 1 डॉलर की बात करते हैं, 1 डॉलर की कीमत जो उस समय रही होगी, हम लोग पहले कहते हैं ना, अरे साहब हमारे जमाने में तो 20 पैसे किलो ये मिलता था, हमारे जमाने में तो 10 पैसे किलो ये, तो इन्फ्लेशन भी आया धीरे धीरे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो है रुपया ऐसा हो गया, एक हवा बनाते हैं लोग। अगर आप फ्री कर दें, अभी थोड़ा सा हमारा देश कमजोर है, हमारी परिस्थितियां कमजोर हैं, इसलिए कह लीजिए, अदरवाइज अमेरिका ने तो ओपन छोड़ रखा है। आप तय करिए ना मेरी कीमत क्या होगी। नो डाउट उनके जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फेडरल बैंक जो है, फेडरल बैंक जो जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक होती है, फेडरल बैंक है, वो तय करता है, वो अपनी चीजों को मूव कराने की कोशिश करता है कि मैं कैसे अपने डॉलर को कहां पर स्थापित करूंगा। लेकिन उसने फ्री इकोनॉमी में छोड़ रखा है। अगर आपकी दम है, आप में ताकत है, आप मेरे सामने आइए और अपनी करेंसी को करिए। कोशिश भी किया लोगों ने। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक करेंसी शुरू की, वहां पर वही, लेकिन वो करेंसी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई। इसके बाद अभी जो ब्रिक्स में जब आप बात कर रहे थे, करेंसी की बात कर रहे थे, तो करेंसी जो है इन लोगों ने अभी जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो भारत ने रूबल और रुपए में व्यापार किया, चाइना ने युआन और उसमें किया व्यापार। तो कहने का मतलब है कि लेकिन अभी भी बहुत डिफरेंस है। 29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की, और यहां भारत इसकी शायद चाइना की 17 के करीब है, भारत की 4 के करीब है। बहुत अंतर है। तो आप कैसे लड़ लोगे? आप ये बात क्यों कहते हो साहब? ये प्रश्न भी बड़ा है। आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो? कंपैरिजन दो चीजों का साहब। एक ये कार मैंने खड़ी की है BMW, और एक खड़ी करी है हमने जो है वो मारुति की 800। अब इसे दौड़ाओ, कौन सी बढ़िया दौड़ेगी? तो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो तेज दौड़ रहा है, उसके पास इतना बेस है, तो वो ये सब चीजें कर रहा है, और वो इस स्थिति में है कि वो रिस्क ले सकता है। आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो। शेयर मार्केट के बारे में आप लोग कहते हो गिरा उठा ये करा, बेचारे जो नीचे के निवेशक होते हैं उनका डूब जाता है पैसा। बड़े वाले तो खेलते रहते हैं। बड़े वालों को इतना ज्यादा वो है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। हम अपने कई बार बच्चे से बात कर रहे थे, तो बच्चे से कहा भाई 10 शेयर खरीद लो इसके। अब 10 शेयर मान लीजिए आपने 5,000 के खरीद लिए, वो डबल होगा तो 10,000 हो गए। 10,000 की क्या वैल्यू है? लेकिन जिसने 5 करोड़ लगाए होंगे उसके 10 करोड़ हो गए। तो कहने का मतलब है कि उसके पास कैपिटल इतना है, उसके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा इतना है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी है, उसका आधिपत्य इतना है कि वो अपनी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करता है। इसलिए जो है ये सारी चीजें आती हैं। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि भारत का विकास बहुत रुक गया है या भारत वहीं पे अटक गया है, ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी भी सरकार का टाइम हो, मैं किसी सरकार का टाइम नहीं है, हर सरकार ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आज की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं होता कि आप अमेरिका से एक वो कर रहे हो कंपैरिजन, वो नहीं ठीक है। अभी क्वेश्चन ये हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, साथ में हमारे बच्चे ने भी एक ऐसी ही बात करी थी बहुत पहले, वो भी चीज मुझे रिकॉल हुई। उन्होंने ये कहा कि जब पैसों की थोड़ा वो लग रहा है कि पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक साथ छाप क्यों नहीं देती है? तो ये बड़ी बढ़िया बात है कि वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है कि भाई गवर्नमेंट छापे और सबकी जेबें भर दे, सबकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। तो अब इसके पीछे क्या कारण है वो थोड़ा मालूम है? जैसे ही जेबें भरेंगी तो $1 1,000 रुपए के बराबर हो जाएगा।
अगर सबकी जेबें अचानक ऐसे ही भर दी जाए, क्योंकि देखिए एक इन्फ्लेशन को देखना पड़ता है। एक इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी रुपए की कीमत क्या है, और रुपए की कीमत क्या, कीमत को किसे कहते हैं। ये इससे नहीं होता है कि इतने के बराबर है। मैं अपने रुपए से क्या खरीद सकता हूं। आज वही बात जो आप कह रहे हो कि 50 साल पहले डाल दिया हो तो सबकी जेब में 1,000 रुपए, तो सब अमीर हो जाते हैं। आज की डेट में 10 लाख डालने पड़ेंगे या 1 करोड़ डालने पड़ेंगे, तब भी अमीर नहीं हो पा रहे हैं। और तब तो शायद कहते थे कि हमारे पिताजी को तनख्वाह मिलती थी 50 रुपए जी, लेकिन फिर भी वो कहते थे भाई 50 रुपए मिलते थे लेकिन हम बहुत अच्छा खाया करते थे। आज मिलावट वाला खा रहे हो और आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो एक कभी भी कोई भी सरकार, पहली बात तो यह है कि जीडीपी पर निर्भर करता है कि आप कितने नोट छापो और कितने नोट ना छापो। मांग और पूर्ति का जो एक संतुलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को, जैसे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि 10,000 रुपए आपको मिले तो पता चल गया सब्जी वाले को इनको 10,000 रुपए मिले हैं, वो फट से अपनी सब्जी जो है वो 2 रुपए किलो की जगह 20 रुपए किलो बेचने लगेगा। आप वहीं के वहीं आ गए, यानी कि आपके रुपए की कीमत कहां चली गई। रुपया बहुत कमजोर हो गया। रुपया खाली डॉलर ही कमजोर नहीं कर रहा है, आप भी कमजोर कर सकते हो। इसीलिए मांग और पूर्ति के बीच में एक सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज, और सरकार को यह भी नहीं है, आप ये कुछ सोचें कि सरकार जितने नोट चाहे छाप दे, उसके रिजर्व्स होते हैं, कितना आप पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कितना गोल्ड है और कितना आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से ही नोट छापे जाते हैं। और अगर ऐसे कर दिया तो निश्चित रूप से वो जो आप बात कह रहे हो, हम इतने ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे कि हमारे पैसे की कीमत तो कुछ भी नहीं रह जाएगी। आज कई देशों का कहते हैं ना, एक वेनेजुएला का या किसी कंट्री की बात करते हैं कि वो कट्टों से पैसे लेके जाते हैं। हाँ, कट्टों से पैसे लेके जाते थे तो 1 रोटी मिलती थी। वो वही स्थिति है। उस समय उन्होंने बहुत सारे रुपए छापे थे। उन्होंने जो भी मैक्सिमम हो सकता था वो रुपए छापकर लोगों में बांट दिए। उससे ये स्थिति हुई कि बताते हैं पता नहीं कितने डॉलर में 1 रोटी मिला करती थी। तो ये स्थिति भी आ जाती है। मतलब ये बड़ा ऐसा सा विषय है ना, जो लगता है हमें आसान है कि भाई हम रुपए बांट दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। वो ऐसे होने से काम बनता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन नहीं है और ऐसे ही बांट देने से आपको नुकसान ज्यादा होंगे, फायदा। आज क्यों पीछे है देश? हम विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है, पीछे क्यों? कंट्रीब्यूशन कम है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखिए ना, अगर हम अब मेट्रोज में ले लीजिए या ऐसी फैमिलीज में ले, वहां पर मियां बीवी दोनों कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जीडीपी ऊपर है। एक तरफ एक आदमी कमा रहा है, जीडीपी नीचे है। यानी कि हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है इकोनॉमी में। कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार को काम करना क्या पड़ेगा? कई बार हम देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति खाली नारा लगाने में नहीं है, देशभक्ति काम करने में है। काम करिए। अगर आप सही से काम करेंगे तो देश के प्रति आप अपना जो एक जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। वरना आप अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं, आप नारा लगा दे रहे हैं, उससे क्या होता है? वी शुड बी लाइक दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग फॉर माई कंट्री, बट वी शुड बी वेरी मच क्लेवर अबाउट। मैं क्लेवर वर्ड यूज कर रहा हूं। चालाक होना कई बार लोग कहते हैं सही नहीं होता। हम चालाक इस प्रकार से हों कि मेरे लिए क्या सही है वो मुझे तय करना है। कई बार हम लोग कहते हैं, मैं कहानी सुनाता हूं और उस कहानी में मैं कहता हूं कि एक प्रोफेसर ने कप दिए, बुलाया लोगों को, 8-10 लोगों को बुलाया, और उसके यहाँ 1 से कप नहीं थे तो 2-3 प्रकार के कप रखे और उन कपों में चाय दी गई। तो लोगों ने सबसे बढ़िया जो कप थे वो पहले उठाए, जो मीडियोकर थे वो बाद में उठाए, और जो सबसे बेकार कप थे सबसे लास्ट में लिए गए। तो प्रोफेसर बोले कि अरे भाई, बाद में पूछा जब सब चाय पी ली तो बोले ये तुमने अच्छे वाले क्यों उठाए? लोगों ने अपने अपने आंसर दिए। तो उन्होंने कहा देखो यही प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं जान पाते कि हमें मिलना क्या है। मिलना क्या था? चाय। ध्यान किस पे आ रहा था? कप पे। तो सिमिलर सिचुएशन इज देयर। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 10 किलो अनाज मिल रहा है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सब्सिडी मिल रही है। नहीं, मैं वो बात मानता हूं कि मैंने आपको मछली खाना नहीं, मछली बनाकर नहीं दी, मैंने मछली पकड़ना सिखाया। तो आप कल को मछली पकड़ोगे और अपने को कंट्रीब्यूट करोगे, अपने परिवार को भी चला पाओगे। यही देश की समस्या है कि हम उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी,
सब्सिडी, ये वो, आप कब तक जी लोगे इस पे? तो घर में नहीं कर पाता आदमी। आप सोचिए ना, आपके 4 बच्चे हों और अगर एक बच्चा कमा रहा है और 3 नहीं कमा रहे हैं तो उसको बाहर कर दिया जाता है कि यार बताओ, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी आप मानेंगे कि मोदी जी ने जो पहले एक योजना लेके आए थे, स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसकी ये मैं कह रहा हूं, स्किल इंडिया, आप देखिए बात वही है कि पीएम की एक स्कीम थी, पीएम स्किल इंडिया कुछ करके था, स्किल मिशन करके चलता था, तो वो अभी भी चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, कंट्रीब्यूट वो भी व्यक्ति कर रहा है जो कि साइकिल का पंचर लगा रहा है, वो भी आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एक व्यक्ति जो रोड पे सुबह झाड़ू लगाता है और वो करता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज ये समस्याएं आ रही हैं कि हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हम लड़ किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अरे मुझसे लड़ाई कराओ ना, मैं लड़ाई लड़ूंगा कि मुझे शिक्षा अच्छी क्यों नहीं मिल रही है ना। हम लड़ेंगे इसके लिए कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही। अरे नौकरी मिलेगी। बहुत से लोग यहां कहते हैं कि भाई विदेश में जो है, अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स की बहुत पूछ है। क्यों है भैया? उन्हीं डॉक्टर्स की पूछ है जो इतने स्किल्ड है कि वो वहां जाके कॉम्पीट कर पाते हैं। हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, हम उस चीजों में पीछे रह जा रहे हैं। नो डाउट कुछ रिसोर्सेस की कमी होती है, मैं इस बात को भी मानता हूं। वो काम सरकार का है। सरकार को वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कि हां आप आइए, तैयार होइए और फिर आप इस पे लड़ाई करिए। रिसोर्सेस आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि फ्री एजुकेशन हम जब देते हैं तो फ्री एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ्री एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी को भी आप मेंटेन करिए। फ्री तो दे दिया आपने, बट क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई तो फिर वो हमारे पास स्किल निकल कर नहीं आया। आज हम लोग बहुत सारे बैरियर्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं है कि क्वालिटी चेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई वॉज लिसनिंग टू सुधा मूर्ति जी, जो नारायण मूर्ति जी की वाइफ है, राज्यसभा सदस्य हैं वो, और वो बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा टीचर की बात कर रही थी, तो उनका टीचर का हर 3 साल बाद टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अपडेट नहीं हो रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितने लोग जान रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, तो यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए अपडेशन होना जरूरी है ना? नहीं है। अब आप नहीं दे रहे हो, हम तो कहते हैं गांव में जाके आप बात कर रहे हो तो लोगों को पता होगा भाई जीडीपी क्या होती है। मेरा जो मैंने अभी बोला कि मेरा कंट्रीब्यूशन आता कैसे होगा, लोग क्या कह देते हैं, अरे यार सब लोग कर तो रहे हैं, मेरे से क्या हो जाएगा? नहीं, आपसे बहुत कुछ हो सकता है। आप वो चीज है, इस देश की धुरी है आप, और अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो धक्का है वो अपने देश को विकास में आप भी दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब हम बात कर रहे हैं, बार बार अमेरिका का नाम आ रहा है, तो अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी आखिर बना कैसे? इसके पीछे वो चीज है कि आखिर मालूम पड़े कि आखिर विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के पीछे उसके कई कारण थे। पहली बात तो भूभाग बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत, जैसे कहने का मतलब है कि एक अगर आप उसके वातावरण को देखो, एनवायरनमेंट को देखो, तो उसके पास बहुत सारी जमीन थी, बहुत सारा पैसा था। और पैसा कैसे हुआ, मैं आपको बता दूं कि पैसा कैसे हुआ। तो उन्होंने सबसे ज्यादा इनोवेशन में पैसा लगाया, सबसे ज्यादा इनोवेशन में पैसा लगाया। और इनोवेशन जहां होगा, आज देश, हमारा भारत देश, ये सरकार भी बहुत जोर दे रही है कि हम पेटेंट्स करें। आपको पता होगा कई बार हम लोग कहते हैं कि बासमती का पेटेंट अमेरिका को मिल गया, हम कई बार कहते हैं हल्दी का पेटेंट अमेरिका को मिल गया। दे वर वेरी मच विजिलेंट अबाउट देयर प्रोग्रेस, दे वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप बात करो डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने आते ही कहा अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, अमेरिका को जिस चीज पर फायदा हो रहा है वो मैं करूंगा। तो कहने का मतलब ये था कि उनके यहां जलवायु बहुत अच्छी थी, उनके यहां ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें कि उन्होंने सरवाइव करना शुरू किया, उन्होंने इनोवेशन और स्किल्स पे बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात यह थी कि उनको नो डाउट जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। वो एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, हम लोग कभी कहते हैं ना कि दैट सबसे ज्यादा चालाक या सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है कि सही समय पर सही निर्णय ले ले। वो जो यूरोपीय देश जब कमजोर हुए तो अमेरिका ने एकदम अपना आधिपत्य जमा लिया और उसने बहुत सारे कंट्रीज को अपने अंडर
लेकर काम करना शुरू किया। उसने अपने मार्केट्स बढ़ाए, आज चाइना ने क्या किया? चाइना ने मार्केट बनाया। भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था देखते हुए भारत के 150 करोड़ लोगों का सबसे ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो चाइना ले रहा है। 150 करोड़ लोगों का फायदा भारत कम ले रहा है। आप खास देखिए कि आपको अनाज मिला या आपको कोई भी स्कीम का पैसा मिला, या जैसे ही आपके पास पैसा आया, आप पैसा बहुत सारा ट्रांसफर हो जाता है चाइना, क्योंकि आप सस्ती चीज लेते हो। कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में कमी है आपके, वो ऐसा सस्ते में कैसे बना देता होगा? ये तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। जब WTO आपने नाम सुना होगा, WTO में जब गेट, WTO ये सारे जब चले तो उनका यही मकसद था कि भाई भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो खोली जाए। अच्छा, एक बात और रही कि भारत ने क्लोज्ड इकोनॉमी रखी। भारत ने इकोनॉमी बहुत साल तक क्लोज्ड रखी। 1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेप लिया और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को LPG, सुना होगा आपने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात की, तो तब उन्होंने इकोनॉमी को खोला। कहने का मतलब यह है, आप कहते रहे या मैं कहता रहूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, बहुत अच्छा टीचर हूं, और अपने 4 लोग हैं, इन सब 4 लोगों को मैं कहता रहा कि बहुत अच्छे टीचर हैं। हम बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन हम अपने घर के बाहर नहीं निकलते हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि दूसरा क्या है? और ये स्थिति हुई भारत की स्थिति इसीलिए हुई, और बहुत सारे देशों की स्थिति इसीलिए हुई कि वो कुछ देश तो कमजोर हो गए, जो यूरोप के कुछ देश थे वो तो कमजोर हो गए, और जो ऐसे देश थे जो विकासशील देश थे, वो उन्होंने, बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है कि मैंने शुरू में ये कहा कि भाई आप भी 1000 रुपए ले जाओ और आप भी 1000 रुपए ले जाओ। आपने 1000 रुपए ले जाके कहा भैया अब 1000 रुपए मिल गए, आज हम जाएंगे शाम को बढ़िया 5 स्टार होटल में खाना वाना खाएंगे और मस्ती से अपना सो जाएंगे। यार अब टेंशन नहीं है यार, 1000 रुपए आज के मिल गए मुझे। आपने 1000 रुपए लिए और आपने हो सकता है कि शेयर मार्केट में लगा दिए, या हो सकता है आपने कोई चीज खरीदी और जाकर बेची और उससे 200 रुपए कमाए, और 1000 रुपए आपने रखे, आपने उस 200 रुपए का फायदा लिया। ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई, और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजीज थी वो आज भी देखा जाए तो वो अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, जो मैं हमेशा कह रहा था कि हाउ टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर कंट्री। आप चले जाते हो, आप बाहर चले जाते हो। आज उन्होंने देखा, रोक लगाई है, उन्होंने कहा बाहर के लोग मेरा पैसा क्यों ले जाएं, बाहर के लोगों को नौकरी देना कम करा, वीजा की बात वो करते हैं कि टफ कर दिया जाए वीजा। तो ये जो सारी स्ट्रेटेजीज रही वो धीरे धीरे कि अमेरिका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना। नो डाउट उसमें उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस या उसकी कह सकते हैं ना जो कूटनीति और राजनीति थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही। फॉरेन रिलेशंस उसने इस तरीके से बनाए कि आप देखिए युद्ध कहीं पर भी हो उसे फायदा होता है। अमेरिका जो है वो अपने जो युद्ध के जो सामान है वो देता है। तो कहने का मतलब है ना, कहीं पर भी कुछ भी हो, किसी कंट्री में बाढ़ आ जाए, उधार हमसे ले लीजिए। आप वही स्थिति है जो जमींदारों की कहते थे पहले आप कि साहब जमींदारी प्रथा हमारे यहां खत्म हो गई। जमींदारी क्या करते थे भाई? जमींदार वही तो था। जमींदार एक पैसा था जिसके पास, वो दूसरों को देता था, उसकी जमीन हड़प लेता था। यही काम कर रहा है वो। अमेरिका भी सेम वही बात कर रहा है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, हम पूंजीवाद जो होता है जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी जो स्ट्रांग होगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, पिछले सालों में अमेरिका की इकोनॉमी भी डाउन हुई, अमेरिका की इकोनॉमी गिरी। ग्रोथ रेट की बात करें हम, जैसे पहले उसका 8 या 9 या इतने परसेंट का ग्रोथ रेट था, वो काफी कम ग्रोथ रेट हुआ। अमेरिका का डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ। अब आप एक बात कहते हो कि साहब भारत का रुपया कमजोर हुआ। अरे भाई, अमेरिका का डॉलर मजबूत हुआ। आपका पड़ोसी, आपके तो उतने ही रुपए थे, आप 1000 ही कमा रहे हो, लेकिन पड़ोसी ने 4000 कमाना शुरू कर दिए। अरे तो भाई उसने यही करा। जब वहां की इकोनॉमी कम होना शुरू हुई तो डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ, और जब डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ तो भारत का रुपया जो था मजबूत होना शुरू हो गया। जब वो मजबूत होना शुरू हुआ तो भारत का कमजोर होना शुरू हुआ। यानी एक दौड़ है। और अभी अब एक डाटा मैं आपको बताऊं कि पिछले सालों में ऐसा नहीं है, भारत का रुपया शायद 6.5 समथिंग से रिड्यूस हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं टॉप लेवल, यूरो या जर्मनी की करेंसी को ले लो या जापान की करेंसी को ले लो, ये बहुत तेजी से डॉलर के मुकाबले में नीचे गए हैं, क्योंकि हम लोग भारत की बात करते हैं। लेकिन इस पूरे इस दौर में इवन चाइना का युआन डॉलर के मुकाबले
कमजोर हुआ। भाई वो नो डाउट वो बात वही है कि कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो। भाई मैं बहुत पैसा था मेरे पे, शेयर मार्केट में 10 करोड़ रुपए है, शेयर मार्केट में मेरे 2 लाख का नुकसान हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे पे थे ही 2 लाख और 2 लाख का नुकसान हो गया, तो मुझे लोग ज्यादा कहेंगे यार ये बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। सिमिलर सिचुएशन रही है हमारे साथ। चलिए मैं अभी एक चीज आपके लेता हूँ। आपने कहा कि 91 में मनमोहन जी ने कुछ दरबार वो किया, व्यवसाय के लिए द्वार खोले। लेकिन अगर मैं बात करूं डॉलर की या रुपए की कीमत को लेके, देश जब आजाद हुआ उस समय डॉलर में और रुपए की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ ठीक है, लगभग कहें तो बराबरी प्लेटफॉर्म पे थे। और 91 तक का अगर बात करूं तो इतना अंतर पैदा नहीं हुआ था तब भी। लेकिन पिछले कुछ समय में, यानी कि जब से दरवाजे खुले बाकी सबके लिए, तो 91 से अब तक डॉलर और रुपए के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। इसे किस तरीके से देखेंगे? ये बहुत नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है। ये गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा, ये और ज्यादा बढ़ जाए। अभी तो आरबीआई कोशिश कर रहा है कि हम इसको कंट्रोल करें। आरबीआई ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप एक एग्जांपल लीजिए, पेट्रोल के प्राइसेस की बात करिए। पेट्रोल के प्राइस पहले जो हैं गवर्नमेंट रेगुलेटेड थे, फिर उन्होंने फ्री छोड़ दिया। पेट्रोल के प्राइस बढ़े बढ़े बढ़े, और क्योंकि जब मार्केट में आप अपने करेंसी को छोड़ दोगे फ्रीली, तो निश्चित रूप से एक बिल्कुल सही लेवल पे आ जाए। आज आप लोग बैठे हो गए, आप लोग कई बार कहते हो अरे यार शेयर मार्केट गिर गया, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं अरे यार बहुत बढ़े हुए थे, ये एक्चुअल प्राइस थोड़ी थे, अब सही आ गए, करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन का दौर है। अभी तक तो आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मेरे भी हाथ से निकल जाएगा तो मैं फिर बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे डॉलर को बचाने के चक्कर में। तो ये जो अमेरिका का आप कह रहे हो कि डॉलर में क्यों इतना गैप आया, यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। आपके यहां इनकम नहीं बढ़ी लोगों की, जीडीपी जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। और पिछले सालों में तो आप देखिए 6 या 7% का अभी बात कही जा रही है कि साहब अगर लेकिन बहुत सारे कंट्रीज की तुलना में बहुत अच्छी इकोनॉमी बढ़ी। मैं अब ओवरऑल करूंगा, मैं बात ये नहीं करूंगा कि मैं अमेरिका से खाली कंपेयर करूं। बहुत कंट्रीज को देखो तो उनके कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, जब हमने क्लोज्ड डोर थे तब को आप कंपेयर करो। और एक और भी बात थी, अभी इसमें रेट्स की बात आती है, कभी मैं एक्सचेंज रेट्स की, ये एक अलग मुद्दा टॉपिक है। एक्सचेंज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। कई कंट्रीज ने यह कहा कि भाई मैं अपना $1 10 रुपए के बराबर रखूंगा, या मैं रुपए ने कह दिया कि भाई मैं $1 के लिए 10 रुपए दूंगा केवल। ठीक है, आपका आज आप कर दीजिए, फिक्स एक्सचेंज रेट कर दीजिए। फिक्स एक्सचेंज रेट करके आप ये कह दीजिए कि मेरा 20 रुपया $1 के बराबर है। मान जाएगा वो, कहेगा ठीक है। तो फायदा तो नुकसान क्या है? अब नुकसान क्या होगा वो अब आप आगे आ गई। आप सारा इंपोर्ट करते हो, आपके पास तेल ही नहीं आएगा। वो कहेगा अच्छा आपका बहुत अच्छा है, ठीक है साहब, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, आप अपना रुपया रखो। तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब मुझे जरूरत है। ये तो बार्टर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, पहले जब शुरुआत हुई थी ना, तो कोई करेंसी नहीं थी, तो कहते थे कि भाई 1 किलो बासमती ले आओ और 1 किलो गेहूं ले आओ। गेहूं तुम्हें जरूरत है, मुझे जरूरत है, ले लो, अपने वापस कर लिया। तो जो वैल्यू जो थी वो वैल्यू थी। वैल्यू इट इज जस्ट लाइक अ नेगोशिएशन पावर, नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। आप नेगोशिएट करने की स्थिति में हो या नहीं हो। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो, आप टेक्नोलॉजी की बात करो, आज आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, तो आत्मनिर्भर भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आत्मनिर्भर आप हो पाए हो क्या? अभी तक नहीं हो पाए। आत्मनिर्भर हो जाओगे उस दिन आप बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाओगे, आपका रुपया अपने आप बहुत अप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे अच्छा आपके पास लड़ाकू बिना विमान नहीं है, मैं देता हूं। अच्छा आया मेरे पास, तो मुझसे लड़ने आओगे, मेरे पास है भाई, तुमसे नहीं खरीदना है। अब क्या होगा कि जैसे ही उन्होंने कहा राफेल चाहिए, उन्होंने कहा साहब हमको F-16 चाहिए, तो F-16 आपको चाहिए, तो वो कहेगा भाई F-16 मैं आपको नहीं दूंगा। तो आपको डर है कि पाकिस्तान मार देगा आपको, तो आपको F-16 चाहिए। तो बोले नहीं भैया ऐसा करो, तुम मुझे $1 के बदले में इतने रुपए दो, अपनी करेंसी को नीचे ले आओ। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी है कि आप अपनी करेंसी को नीचे लाते क्यों हो। कई सिचुएशंस ऐसी पड़ी
भारत देश पर, इसमें कि करेंसी को इनको नीचे लाना पड़ा, जो शायद आम आदमी को नहीं पता होता। करेंसी को नीचे लाना पड़ेगा। आप देखो ना, आप पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरत पड़ जाए और आप लोन लेने जाओ तो हम ज्यादा इंटरेस्ट पे भी ज्यादा इंटरेस्ट पे लेते हैं। यही सिचुएशन रही। आप कहते हो कि डिफरेंस कैसे आया? कई कारण रहे, जो मैंने कहा कि आपने स्किलिंग अच्छे से नहीं करी, आपने ट्रेनिंग्स नहीं करी, आपने अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा उसने अच्छे से मैनेज नहीं किया। तो इस सब कारण मिलाकर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आपकी जीडीपी नीचे गई। जीडीपी नीचे जाने से, और क्लोज्ड इकोनॉमी में तो ये बहुत होता है। आप देखिए सोवियत यूनियन, आज रशिया अलग है, यूक्रेन इसी के तो पार्ट थे, तो वो अलग अलग हुए। उन्होंने इकोनॉमी को क्लोज किया, उन्होंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से अपने को अलग किया, तो आज वो धराशायी हो गए। तो ये हम कह नहीं सकते कि किस तरीके से आप जो है, कौन सी स्ट्रेटजी आपकी सही से जा रही है। हम चाइना की स्ट्रेटजी को अच्छा कहें तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, एक तरीके से तानाशाही है वहां पर। तो इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स। आप ये नहीं कह सकते भारत की अर्थव्यवस्था खराब है। मैं खुश हूं ना, मेरी अवस्था अच्छी है। यानी आपके हिसाब से केवल अगर लोग यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, यानी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, हाँ, तो अपनी इकोनॉमी पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि मेरे को देश के प्रति इतना लगाव हो कि मैं जो हूं किसी भी तरीके से अपने को इस लायक बनाऊंगा कि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊं। एक परिवार में देख लो ना, परिवार में देख लो, आपका जो एक साथी है वो सोता रहे और आप दिन भर लगे रहो, तो इनकम तो एक ही की आएगी ना। अगर उसने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया तो आप ऊपर उठ जाओगे। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं इस पे हम अमेरिका को कहेंगे साहब ये दोषी है, निश्चित रूप से दोषी। जब कैपिटलिस्टिक सिस्टम आपने ले लिया, पूंजीवाद को आपने अपना लिया, तो पूंजीवाद में आप ये नहीं कह सकते। उसमें पूंजीवाद में वही आदमी ऊपर रहता है जिसके पास पूंजी होती है, जिसके पास कैपिटल होता है, और उसके पास कैपिटल है। आज आपने इतनी लायबिलिटीज ले रखी हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने जाते हो तो आप लोन लेते हो, आप कहीं भी कोई भी विकास का कार्य कर रहे हो तो आप इतना पैसा विदेशों से उधार ले रहे हो। जब आप विदेशों से उधार ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो डॉलर में जाएगा, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। तो आप कहें कैसे? ये जो सारी चीजें हैं, ये मतलब मैं मानता हूं कि भारत सरकार को करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी देश के व्यक्ति की उतनी ही होती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे वोट का बड़ा महत्व होता है। महत्व क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो वोट करने जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो अपने देश के लिए मैं पैदा भी करके दूंगा, मैं देश में कंट्रीब्यूट भी करूंगा, फिर मैं सरकार से कहूंगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इसलिए मुझे भी दिया जाए। लेकिन यहां उल्टा होता है, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा बट लेकिन मेरे को सारी सुविधाएं दी जाए। आज आप देखो ना कि हमारे देश में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो लॉस में क्यों गई? सरकारी कंपनीज क्यों लॉस में गई? आज प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ? ये कारण आपको बता देगा कि भारत का रुपया नीचे क्यों गिरा। ये सारे कारण हैं, ये सारे आप समझ सकते हो कि भाई सरकारी कंपनी काम करेंगे, रेल काम नहीं करेंगे, ना काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली हम नीचे चले जाएंगे। हमारा हम नेगोशिएशन इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन वेयर यू आर इन द पोजीशन यहाँ पर कि आप जो है इमीडिएटली आप नेगोशिएट कर सकते हो और कह सकते हो कि नहीं जाइए, आप जाइए, मैं आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आपको अमेरिका की जरूरत है, चलिए आपको रूस की भी जरूरत है, सभी की जरूरत है। चलिए, मैं अभी अमेरिका की बात आप कई बार कहा, और विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की ही है, लेकिन एक अमेरिका का एक दूसरा अध्याय ये भी है, $26 ट्रिलियन वो अपनी इकोनॉमी बताते हैं, और अगर मैं कहूँ उसके ऊपर जो उधारी है वो लगभग $36 ट्रिलियन की है, यानी $10 ट्रिलियन ज्यादा। हाँ ठीक। उसके बाद भी सबसे हाँ ठीक है, अमीर तो है। अब आप सोचिए, पहले बेसिक पे उधारी पे है, लेकिन उधारी छोड़िए, उधारी पे अमीर नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था आपने सबसे पहले कहा $29 ट्रिलियन की है। हाँ। 29 की है और 17 की है चीन की, भारत की है 4 की, दूसरों की और बीच में है। इसका मतलब अमीर तो है। हाँ। पहले मैंने मान लिया अमीर है, उधार तो बाद की बात है। आप अभी भी कहते हो ना कि ये वाली कंपनी बहुत बड़ी है, उसकी उधारी आपने कभी पूछी? आपने कहा कंपनी बड़ी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी है। दूसरी बात क्या है, वो इस पोजीशन में है कि उसको पता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं उधार लूंगा तो इसको चुका भी दूंगा,
उसको इंटरेस्ट देने में प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने वहां से दूसरी जगह से लिया, दूसरी जगह सप्लाई कर दिया। अब कैसे? यूक्रेन का युद्ध हुआ। अब यूक्रेन को मान लीजिए अचानक जो है वो टैंक की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई, बहुत सारे टैंक्स चाहिए, तो अमेरिका क्या करेगा, दूसरी जगह से टैंक्स बनाना शुरू करेगा। पैसा लिया आपसे, मैंने पैसा लिया, खूब सारे टैंक्स बना दिए, और मुझे मालूम है कि मेरे पास ऑर्डर है पहले से, मैं इसे बेच दूंगा, उससे ज्यादा दाम पे बेच दिए। उधार से क्या नुकसान हुआ? सही, उधार लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उधार ऐसी स्थिति में लेना कि मैं पे ना कर पाऊं। यानी कि कहने का मतलब है, ऑर्डर बुक्स होती हैं। कई बार आप कंपनीज में जाइए और अभी शेयर का अगर कभी आप देखते हैं किसी शेयर बढ़ जाता है किसी कंपनी का, तो कहते हैं साहब उसकी ऑर्डर बुक्स बहुत अच्छी है, यानी अगले 5 साल में उसको इतना सप्लाई करना है, उसके लिए उसने उधार ले लिया। तो आप ये थोड़ी कहोगे उधार लेता है तो गरीब आदमी है, वो गरीब नहीं है, वो उधार लेकर अपनी स्ट्रेटजी इतने अच्छे से कर रखी है उसने कि इमीडिएटली वो उधार से दूसरे जगह से पैसा कमा लेता है और उधार का पेमेंट कर देता है। तो इसलिए और उसको इतना उधार क्यों लेना पड़ता है? अब एक और खास बात समझिए, जितनी बड़ी कंपनी होगी, मैं आप कॉर्पोरेट के तौर पर जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही उधार उस पर सबसे ज्यादा हो रहा होगा। आप देख लो भारत की कंपनीज में ले लो, उनका उधार सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास डिमांड भी उतनी है। अमेरिका के पास इतनी डिमांड है कि वो उधार लेके उसको पूरा करता है। आप उधार लेके सब्सिडी में दे देते हो, आप उधार लेके लोगों को दूसरे कामों में लगा देते हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर चुके। आप देखिए अगर अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाएं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाएं, आज देखिए चाइना में सबसे ज्यादा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ। हम यहां से बॉम्बे जाते हैं, हर एक के हाथ में जेब में पैसा नहीं है कि हवाई जहाज से जा पाए, लेकिन वहां की ट्रेन इतनी तेज चलती है कि वो हवाई जहाज से पहले पहुंचा दे रही है। इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बहुत काम कर चुके हैं वो लोग, हम उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे उतना काम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उसका उधार आपको दिखाई देता है, लेकिन उससे वो प्रोडक्टिविटी कितनी ले रहा है, वो इन्वेस्टमेंट है। खास बात देखिए, वो इन्वेस्टमेंट है। यहां पर इन्वेस्टमेंट करके वो देखिए, जब आप आंकड़ों पे जाएंगे तो निश्चित रूप से अभी हम उसी स्थिति में ही नहीं है। जैसे कहने का मतलब है, रोटी कपड़ा और मकान हम लोग कहते हैं ना, तो सबसे पहले तो रोटी मिल जाए, फिर कपड़ा मिल जाए, फिर मकान मिल जाए। अब मेरे पे मकान हो गया तब मैं सोचूंगा कि यार और कुछ कर लूं, तो लेकिन सबसे पहले तो आप रोटी सोचोगे ना, आप नंगे रह लोगे, लेकिन रोटी पहले सबसे चाहिए, उसके बाद आपको कपड़ा चाहिए। सिमिलरली वो सब चीज से ऊपर आप पहुंचकर वो केवल अपने बिजनेस को, वो ये नहीं कहते अगर आप मेरे घर आए हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको जेट फाइटर चाहिए मिलेगा, मैं दूंगा, ठीक है, मेरे पैसा नहीं है मैं उधार ले लूंगा, मुझे पता है कि ये लेने वाला है। और इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं, जो वैसे होता है कि भाई अमेरिका की जो विदेश नीति है, विदेश नीति भी इसमें काम करती है। दो देशों को लड़ाना भी एक कला है, तो इसीलिए मैंने कहा जो युद्ध है, युद्ध एक विभीषिका ही नहीं है, युद्ध एक अवसर भी है, अवसर है, बहुत से लोगों के लिए अवसर है। इसीलिए अमेरिका की और रूस की जो करेंसी है वो बढ़ रही है, बाकी सबकी नीचे हो रही है, रूस की भी बढ़ रही है, यानी रूस के लिए वो अवसर हो गया, रूस के लिए वो अवसर हो गया। और रूस ने जो दूसरे कंट्रीज थे उनको अपनी अपनी चीजें सस्ते में देना शुरू करी और अच्छे से उसकी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हुई। तो ये जो कारण है, इसको आप इस तरीके से मत लीजिए कि अमेरिका उधारी पर जी रहा है। अमेरिका उधारी पर नहीं जी रहा है, उसके पास इतना रिजर्व है कि उसने उधार लेकर तो अपना बिजनेस कर रहा है। दे आर द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, और द पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है कि वो अपने बिजनेस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी मैं एक डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर मैं कहूँ, जो ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग हुई थी अभी कुछ समय पहले भी, तो उसमें चर्चा की गई थी कि ब्रिक्स देश जो है वो अपनी एक नई करेंसी लेके आ जाए, जिसे कहीं ना कहीं देखें तो अमेरिका के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। इसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या इसके पीछे रहा और क्या हो सकता है इसका? बिल्कुल ही सरल आंसर है इसका। सरल आंसर है कि ये एक विदेश नीति का हिस्सा होता है। और विदेश नीति क्या, इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज ने जब ये बात उठाई थी तो इसमें दो कंट्रीज ने उठाई थी, एक रूस था, एक चाइना था। बिल्कुल। अब रूस और चाइना को आप कंपेयर करिए। चाइना, जिसका आप नाम लेते हो कि भैया अमेरिका के बाद चाइना का नंबर आ जाएगा, चाइना का एंटी
भारत, बिल्कुल रूस भारत का देश दोस्त है, भारत का दोस्त है। चाइना और रूस भी बहुत अच्छे दोस्त होते जा रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका के दुश्मन है। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा स्थिति है वो उन लोगों ने इसलिए उठाया क्योंकि चाइना और रूस ये जानते हैं कि अगर इन कंट्रीज में हमने अपनी करेंसी को आगे बढ़ा लिया तो कम से कम इस वाले सिस्टम में ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उसमें हमारी मोनोपोली हो जाएगी। इसीलिए भारत इस पर तटस्थ रहा था, भारत ने इसमें हां नहीं कहा। अगर भारत भी हां कहता तो एक बार के लिए यह चीज हो जाती। तो भारत तटस्थ इसलिए रहा क्योंकि उसको मालूम है कि चाइना 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की, और जबकि अब तो शायद जनसंख्या में हम आगे निकल गए उससे। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिर यह हो जाता कि हमारे जो बाकी देश हैं उनमें कमजोरी आ जाती। और खास बात यह होती कि वो अमेरिका के डॉलर की जो है पोजीशन को कम करने में काम करता। तो फायदा किसका होगा, यह सोचने की बात है। नो डाउट फर्क पड़ेगा, अगर ऐसा हो जाए तो डॉलर की कीमत कम होगी, डॉलर की वैल्यू कम होगी, यह बात सही है। तो क्या खाली डॉलर की कीमत कम करने के लिए हमको यह करना है, या हमारी क्या स्ट्रेटेजी है? ये एक राजनीतिक स्तर की बातें हैं, या जो एक कहने का मतलब है पॉलिटिकल विल क्या है, किस तरीके से लोग लेते हैं, उस तरीके की बातों को करते हैं। आज आप देखिए कि यूक्रेन को बहुत सारे कंट्रीज की बातें उसी हिसाब से माननी पड़ती हैं क्योंकि वो उस स्थिति में फंसा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये स्थिति थी कि हमारा ब्रिक्स में वो हो जाए, नो डाउट आंसर इसका यह है कि ब्रिक्स की कोई करेंसी होती है तो निश्चित रूप से डॉलर कमजोर होगा, यह आंसर है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्या यह भारत के लिए सही है? तो मैं कहूंगा कि शायद भारत के लिए इस समय बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इस पूरे एरिया में फिर चाइना की मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। नहीं, वैसे भी अगर मैं देखूं कहीं ना कहीं अगर दूसरी करेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो अमेरिका के ऊपर एक दो करेंसियों को लेके कहीं ना कहीं हल्का सा दबाव तो डाला, साइकोलॉजिकल दबाव आ सकता है, एक दबाव आ सकता है। लेकिन देखिए आप इस बात को देखिए कि आपको अपने आयात और निर्यात देखने पड़ेंगे, आयात और निर्यात देखने पड़ेंगे। वास्तव में देखा जाए तो कितना रिलाय कर सकते हो आप चाइना पर, मेरी आप बात समझिए। एक दोस्त है, सपोज मेरे यहां मोबाइल बन रहे हैं, मैं सिलिकॉन वो जो मोबाइल की चिप्स हैं वो ताइवान से लेता हूं, ठीक है, और मुझे वो सही रेट्स में देता है, सब कुछ देता है। अब हम जब इस तरीके का काम करेंगे और अगर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, अमेरिका कुछ रोक लगा देता है, नाटो के कंट्रीज हैं वो कुछ करते हैं, दूसरे कंट्रीज यूरोपीय कंट्रीज करते हैं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये सारा कुछ करना पड़ा। खाली इस बात को लेना कि हम अमेरिका को कमजोर कर देंगे, तो अमेरिका को कमजोर करने के बहुत सारे और साधन हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि खाली आप इससे कमजोर कर देंगे। और फिर मैं बताऊं, जो मैं कहता हूं कि दूसरे को कमजोर कर दें या हम अपने को स्ट्रांग कर लें, इसमें भी अंतर है। आप अपनी करेंसी, अपने प्रोडक्टिविटी, अपनी जीडीपी, अपने पर कैपिटा इनकम, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और डॉलर और सारी करेंसी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। क्या आप कोई ऐसी चीज दे रहे हो जो अमेरिका आपसे ये कहे कि नहीं, मैं आपके पास हूं, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे दीजिए? है कुछ चीजें, नो डाउट कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी आप इतने अच्छे से ये भी देखते हो, आप पेटेंटिंग की बात करते हो, आपके पास कितने पेटेंट्स हैं। अब कहीं ना कहीं, अच्छा दूसरा एक ऐसा भारत में एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं हुई जहां पर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लड़ाई नॉलेज की हो रही है। युद्ध तो ये अलग बात होती है कि अभी हमें यूक्रेन और में, अगर देखा जाए तो नॉलेज पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कितना इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपके पास है, कैपिटल केवल पैसे के मामले में नहीं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल कितना है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे हमारा जो देश कहा जाता था, मैं अभी थोड़े दिन पहले भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक वर्कशॉप में था, तो भारतीय ज्ञान परंपरा हम कहते थे हमारे पास भाई पुष्पक विमान था, हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार थे, हमारे पास ऐसे ज्ञान के लोग थे। और आप देखिए खास बात कि वो ज्ञान हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। अगर मेरा आयुर्वेद इतना अच्छा था तो आज मेडिकल आगे क्यों है? बिल्कुल ये गलती है ना कहीं पर। हम इस बात पर कहते रहे, जैसे हमारे
कई परिवारों में कहा जाता है, अरे हमारे जो बाबा थे ना वो तो जमींदार थे, हम लोग राजा लोग थे, अरे आज तो तुम प्रजा हो गए। तो आप राजा से प्रजा होने में कहीं ना कहीं गलतियां तो आपकी रही, आपने उस तरीके से स्ट्रांगली उन चीजों को प्रेजर्व नहीं किया। हमारा कल्चर बहुत रिच है। हमारा योगा की बात करें तो योगा देखिए आपने पूरे वर्ल्ड में आज छाया हुआ है। तो यानी कि कहीं नहीं खो गया था, वो पतंजलि का योग सूत्र है। तो लेकिन पतंजलि के योग सूत्र को आपने कितने दिनों तक कहीं ना कहीं आप उसको दबाए रहे, कहीं कुछ करते रहे। आप उस चीज को चरक संहिता आप देखिए, सुश्रुत संहिता है जहां पर कि पूरी सर्जरी के बारे में बताया गया है। आपका चरक संहिता है, पूरा आयुर्वेद है। उसके बाद आप देखिए पाणिनि का ग्रामर है ना। संस्कृत में कितने काम हुए हैं, और आप देखिए कि संस्कृत में ज्यादा अच्छा काम विदेशों में हो गया, बिल्कुल, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमने अपनी आलसी प्रवृत्ति कह लो या हमारी इग्नोरेंस कह लो, दोनों चीजें होती हैं। इग्नोरेंस और आलसी प्रवृत्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं कि अरे यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा हूं। इस चीज के चलते हम लोगों ने इस तरह चीजों को खोया। भाई हम तो बहुत समृद्ध थे, हमारे यहां पर आकर कितने लोगों ने शासन किया, पीछे होने का बड़ा कारण रहा। भारत एक ऐसा देश कि भारत का सिक्का जो था, जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं, भारत के सिक्के को बहुत से लोग एक्सेप्ट करते थे। यूरोप तक एक्सेप्ट होता था, लेकिन यूरोप तक एक्सेप्ट होता था, वो धीरे धीरे खत्म क्यों हुआ? क्योंकि आपके यहाँ लोग आक्रमणकारी आए, आपके यहाँ और इतने सारे लोग आए, और उन सारे लोगों को यहाँ इतने सालों तक आपने झेला। अंग्रेज आए, फिर आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ी अपने देश को छुड़ाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे टाइम पीरियड में आप देखो, आपका डेवलपमेंट जो था शून्य होता चला गया। आज बहुत सारे अंग्रेजों ने बहुत सारे काम किए, यहाँ पर ये बना दो, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के समय का है। तो कहने का मतलब पॉलिसीज उनके समय की हैं। आप अभी तक अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं कर पाए थे। आपके संविधान जो बना, उसके पहले जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट चल रहे थे, वो सब अंग्रेजों के समय के चल रहे थे, चेंज नहीं किए गए। कंपनी एक्ट नहीं हुआ, कितने एक्ट चेंज नहीं हुए। यानी कि यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट, आप इसमें खुश थे। तो इस सारी चीजों से ही रुपया कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होने के बहुत सारे कारण मैंने आपको जो बताए, ये बहुत सारे कारण हैं। रुपया, हर चीज का फर्क पड़ता है। आप अपनी नेगोशिएशन स्किल्स खत्म कर दे रहे हैं, और whenever you are in the negotiation power, your negotiation power is high, automatically you will be able to negotiate on the terms like you, जो आपको पसंद होंगी उनके हिसाब से। तो ये जो पूरी स्थितियां रही, उसकी वजह से ये सारी समस्या हुई। चलिए, अब मैं अपने कार्यक्रम के जो हमारी थीम है, मैं उस पर ही आ जाता हूँ। हमारी जो थीम है, ये हम कहाँ जा रहे हैं। मैं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अगर बात करूं, उस परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हम कहाँ जा रहे हैं, देश की आजादी से लेकर अब तक का अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं, उसे देख के कहूं हम कहाँ जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं अगर वैसे कहूं तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये जरूर बताना चाहेंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। आलोचना करना बहुत आसान है, कंस्ट्रक्टिव होना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं देश की सरकार, भारत सरकार द्वारा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमारी एक समस्या जो है, या हमारी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को भी तो देखिए आप। क्या हमारे पास इतना कैपिटल है? क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो कई बार कहते हैं ना कि जैसे आप मेरे यहाँ आए और मैं आपके पास आपसे कहूँ कि भाई आप हमारे यहाँ दावत पे आइए, तो दावत पे बुलाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या क्या इंतजाम कर लूँ। तो अभी भी भारत में बेस क्रिएट करना एक सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी एजुकेशन। क्या आपने उस लेवल की एजुकेशन अपने लोगों को प्रोवाइड कराना शुरू कर दी? आज लड़ाई होती है। आज आपने देखा होगा, दिल्ली का चुनाव होता है तो कहते हैं कि साहब हम कंपटीशन किस बात पे कर रहे हैं कि हमने अच्छे स्कूल बना दिए। आप सोचो कि भारत की आजादी के कितने साल हो गए, उसके बाद आप किस पे कंपटीशन कर रहे हो कि स्कूल अच्छा बना दिया हमने। ये विडंबना है। आप सोचिए, विडंबना है कि आप आज इस बात पर बात कर रहे हो कि स्कूल अच्छा बना दिया। स्कूल तो तभी अच्छा बन जाना चाहिए था, और तब स्कूल अच्छा बन गया होता तो मेरी सारी जनता जो है बहुत अच्छी पढ़ी होती, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती। आज आप कहते हो कि हम अस्पताल अच्छा बना देंगे, यानी स्वास्थ्य पर भी काम नहीं हुआ ना।
इतने सालों में काम नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है, पॉलिसीज आर वेरी गुड, एग्जीक्यूशन अगर अच्छा हो गया तो भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था तो बनना बहुत अभी दूर है, लेकिन हां, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में आगे आ जाएगा और बन सकता है, बशर्ते हम सब लोग कोशिश करें। और भारत सरकार और हमारे जितने भी उपक्रम है, ये सरकार की बात भी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम उनकी बात करें, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बिजनेसमैन हैं और वो उसी हिसाब से सोच रहे हैं। देखिए, उनका विजन बिल्कुल डिफरेंट है। उनका वो ही इज वेरी मच क्लियर, ही इज अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम में वो बिल्कुल विश्वास रखते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई, उन्होंने टैरिफ पॉलिसी जो लेकर आए, एक आप लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जब डिक्लेयर हुई, उसके बाद एकदम मार्केट नीचे गया, क्योंकि भाई आप मेरा माल बन रहा है और आपने टैरिफ लगा दिया तो मैं तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगा। जो बड़ी कंपनी जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं, उनको बहुत नुकसान होगा कि भाई 25% का लग गया, 20% का लग गया। और अभी देखिए, एक जो बात आई थी बीच में, एक आया कि निगोशिएशन होने लगा। जैसे ही मैंने कहा कि मैं, अब देखिए निगोशिएशन की बात आ रही है, जो मैं अब निगोशिएशन बार बार कह रहा हूं कि निगोशिएशन होने लगा कि मैं इस स्थिति में हूं कि मैं 25% टैरिफ लगाकर जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए एक नेगोशिएशन टेबल पर यह बात होने लगी और उन्होंने कहा, हमें भारत भी तैयार हो गया है कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसी में चेंज लेकर आएगा और वहां की कंपनियों के लिए रास्ता खोलेगा। तो कहने का मतलब है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज वेरी गुड, नो डाउट। हम भारतीय हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में हमें पॉजिटिविटी यार पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि भारत गलत दिशा में जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है। एग्जीक्यूशन सही हो और हम अगर एक पॉजिटिव, जैसे मांग की बात आ रही है, हमें मांग कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ानी पड़ेगी और लोगों की इनकम बढ़ाने में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात होता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो बेसिक आता है, वो मैं बताऊं आपको कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना है। स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए भारत देश जो है वो उतना ज़्यादा जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी में आगे नहीं आ रहा है। जिस दिन आप इस तरीके से आ जाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अच्छा होने लगेगा, निश्चित रूप से आप आगे आएंगे और आपका रुपया और आपकी अर्थव्यवस्था की जितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब कहते हैं ना कि जब पैसा होता है तो सब मतलब खुश होते हैं, जब क्राइसिस आना शुरू होती है तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। उससे कल कोई थोड़े दिनों पहले की बात हो रही थी, एक बिजनेसमैन से बात हो रही, तो कह रहा था कि जब ज़्यादा पार्टनर होते हैं और पैसा आ रहा होता है तो कोई लड़ाई नहीं होती है, जैसे ही क्राइसिस शुरू होती है लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी हम लोग क्राइसिस में हैं, अभी हम उस लेवल पर ही नहीं पहुंच पाए। हम सब नौकरी कर रहे हैं, आपने देखा होगा अपने साथी, कोई बेचारा किसी चीज के लिए दुखी है, कोई भी। तो बेसिक एमिनिटीज हैं, एटलीस्ट वी शुड क्रिएट दैट एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन इज गेटिंग द बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, equal opportunity. Still we are not having the kind of environment where we are getting the equal opportunity. एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप एक कॉलेज में 10 लाख रुपए फीस है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो। सही बात है। आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, यानी कि जो हमारा जो एक टैलेंट है वेस्ट जा रहा है, हमको ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि ये टैलेंट वेस्ट न जाए। इस टैलेंट से मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ, और जब मैं प्रोड्यूस कर पाऊँगा तो जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम सब लोग खुश हो जाएंगे। तो खुश होना ही हमारे जीवन का जो है अल्टीमेटली गोल है। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा yes, है। please, हाँ। यही अपनी थीम पे ही है, हमारी पूरी थीम है ये, हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। अब बात दिल की रह गई है। एक अर्थशास्त्री के रूप में आपके दिल की बात क्या है? अर्थशास्त्री के रूप में मैं कई बार जब अर्थशास्त्र के तरीके से बात करता हूं तो एडम स्मिथ ने कहा कि साहब, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अब धन की परिभाषा लोगों ने अलग अलग तरीके से लेना शुरू करी। जब धन की परिभाषा लेनी शुरू करी तो उन्होंने बड़ी संकुचित परिभाषा ली धन की। फिर उसके बाद दूसरे आए, तीसरे ने कहा कि भाई स्केर्सिटी एंड चॉइस की बात है, जो चीज़ कम है और हमें चॉइसेस अलग अलग हैं। और तीसरे ने कहा वेलफेयर की बात है। लेकिन मैं फिर लौट के आया, मैंने कहा धन का ही विज्ञान है, या और किसी चीज़ का विज्ञान नहीं है। लेकिन धन क्या होता है? धन तो कहते हैं ना, हमारा स्वास्थ्य भी हमारा धन है। तो धन हमारा मेंटल पीस है, हम खुश रहें। मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ
कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे देश का खुश हो पाए और वो एक अच्छे जिंदगी को जी पाए। जिंदगी काटना और जिंदगी जीना बहुत अलग है। अभी हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, बहुत सारे लोग। जिंदगी जीना सीख जाए, सीखना भी पड़ेगा, और उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट में मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए भारत की जो संकल्पना है, या हम जो कहते थे कि जो भारत एक ऐसा होता था, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते थे, मैं उस पर वापस आता हूं और कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो कॉन्सेप्ट है वो जब चरितार्थ हो जाए और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा अर्थशास्त्र उसकी तरफ चलने लगे, तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी इससे फायदा होगा। तो अभी हम सुन रहे थे आशुतोष प्रिया जी को, और आपने जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से नुकसान हो रहा है, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, क्या अर्थव्यवस्था है, क्या जीडीपी है। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।